हेलो एवरीवन। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चार्ज से लेके चार्ज की प्रॉपर्टी से लेके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, सारी चीज़ें स्टडी कर ली थी। उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली थी हमने एक एक करके। कहाँ से हमने नाम लेना सीखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो भी अपनी स्टोरी थी वो सारी हमने शेयर कर ली है। इसमें हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम जितनी भी चार्ज, जहाँ पे मैंने लास्ट, मुझे याद है कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी पे छोड़ा था, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में भी, और उस पर कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो अब हम यहाँ पे जैसे बात करेंगे कि सबसे पहले कि सर लास्ट लेक्चर में आपने क्या करा था, मैंने Q इज इक्वल टू एन ई पे मैंने लास्ट छोड़ा था, मुझे यहाँ से याद है, तो मैं बच्चा यहीं से स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, और इस फॉर्मूले का क्या क्या यूज में आएगा वो हम देखते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टैंग टैंग टैंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ 20 इलेक्ट्रॉन, व्हेन अ 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। क्या हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सर किसी कंडक्टर से 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो चुके हैं, बताइए उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो भैया मेरे पास पहले तो मैं देख लूं कि कितना चार्ज है। क्या चार्ज निकालना कैसे है कि सर Q इज इक्वल टू एन ई से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, माइनस लगाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस लगा रहे थे। चल बच्चा ठीक है, कितने दे रखे हैं, 10 टू द पावर 20 दे रखे हैं। अरे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हुआ करता था क्या? अरे याद है कि नहीं है? ठीक है, माइनस का ले लो, बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना आ गया सर। 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर 20, 10 बचा 1.6, यानी कि माइनस का 16 कूलम चार्ज आ जाएगा क्या? वेरी इजी प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें कुछ भी खास नहीं था सर। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, मैंने यहाँ रख दिए, मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे थे तो एन रख दिए। एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई करा, आ गया। अरे इजी है क्या? ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे भैया। एक और देखो, जैसे किसी से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, आप कैसे निकालेंगे? 1 कूलम चार्ज यानी ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज दे रखा है, पहले वो फॉर्मूला लिख लो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ चार्ज दे रखा है, यहाँ Q ही 1 कूलम दे रखा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, चलो निकाल लेते हैं भैया। तो मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ही, Q दे रखा है आपका 1 कूलम, एन निकालना है। इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज मेरे को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, लेकिन इस ई को ना मैं नीचे भेज दे रहा हूँ, इस ई को मैंने क्यू के नीचे भेज दिया, तो नीचे भेज दूंगा तो डायरेक्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 लिख सकता हूँ क्या? अरे सही है। और इस 10 टू द माइनस 19 को अगर ऊपर पहुंचा दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें से इसको कुछ दे दो यार, ये जीरो हो गया, सपोज करो ये अभी तो पॉइंट हटाया मैंने, 10 लगा दिया, इसमें से भी एक और दे दो, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा क्या? अरे नीचे 16 हो जाएगा क्या? अब जिस चीज को 16 का टेबल आता है वो कर देगा यार। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब याद करो, कितना हो जाएगा सर? 16 छिक्के 96। अच्छा 4 बचा, जीरो पे पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 16 दूनी 32। अच्छा 8 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़े, 16 पंजे 80। ओहो, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि तुम्हारे एक कूलम चार्ज में फ्लो हो जाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का कि सर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? इसमें कंफ्यूज मत होना सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट में कैसे आ सकते हैं? 6.25 है भाई, 10 टू द पावर 18 है तो उसमें से 2 दे दे, 625 इंटू 10 टू द पावर 16 हो जाएंगे। पूरा का पूरा नंबर है ये, पॉइंट में नहीं है, ऐसे नहीं लो, पावर पॉजिटिव है तब तक नंबर भी पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और कि सर अब हम पता कैसे लगाएंगे कौन सी बॉडी में चार्ज, मतलब ये इनमें से हमारे पास 3 चार्जेस दे रखे हैं, तीनों चार्जेस में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आप क्वेश्चन में आप कोई सा भी हमें चार्ज पकड़ा दोगे यार। अब इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल लग रहा है, तो पॉसिबल होने ना होने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। फॉर्मूला एक ही है सर, क्या? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे सर, 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, इसको देख लेते हैं कि है कि नहीं पॉसिबल। ये चार्ज है, तो चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एन, तो Q दे रखा है हमारे पास कितना, 0.32 इंटू 10 टू द पावर 18, और सामने किसके रखेंगे, एन ई के। अरे ई नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बन के। ठीक है भैया, ये मैंने लगा लिया, देखा तो ये कितना हो गया, देखो देखो देखो, 0.32 इंटू 10 टू द पावर 18, और नीचे क्या आ गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19।
सही है, इसको ऊपर भेजूंगा मैं, ये प्लस का 19 हो जाएगा। अरे सही है क्या? एक मिनट, -18 है, इसको माइनस रखो, ये ऊपर पहुंच जाएगा क्या? ठीक है, ये कितना हो गया सर? 0.32 डिवाइड बाय 1.6 और ऊपर क्या बन गया? 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 1 बन गया भैया। 19 प्लस का गया माइनस का 18। ठीक है, अगर ये यहाँ चला जाता तो कितना हो जाता? एक ही तो बचता। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा लो यार, देखो 100 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये वैसे ही उड़ गया। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए सर? 2 इलेक्ट्रॉन बैठे क्या? मतलब सर 2 तो पूरा का पूरा नंबर है, यानी कि ये चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि नंबर भी पूरा का पूरा दे रखा है आपको। ठीक है, अब इनकी बात करी जाए 0.64 की, अगर हम देखें तो देखो जरा, 0.64 इंटू 10 टू द पावर -20, अगर आप 0.64 को डिवाइड करोगे कितने से? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, और 19 ऊपर जाएगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर सपोज करो माइनस का 19 प्लस 1 क्या आ गया, तब भी माइनस का 10 बचेगा, मतलब 10 टू द पावर -1 बचेगा। और फिर भी आप 0.64 1.6 और इसे ये क्या हो जाएगा? ऊपर 10 टू द पावर -1 बचा है, नीचे आप 100 कर दो, ऊपर 10 कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? लो, अच्छा ये भी नीचे आ गया, एक और 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है। ठीक है, तो एक से एक ही जा रहा है, 100 है। ये पॉइंट में आ रहा है, वैसे तो 16 चौके हो जाए, लेकिन 0.04 आ रहा है। अब 0.04 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? अरे इलेक्ट्रॉन को भी कितना डिवाइड करोगे यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने एक और चीज सोची, क्या ये तो यहीं पे माइनस का 20 दे रखा था, माइनस के 19 से तो ये और ज्यादा छोटा हो गया। जब ये माइनस का 20 दे रखा है, वो माइनस का 19 है, इससे पहले वाला माइनस का 18 था, मतलब 19 से ज्यादा पावर नहीं होनी, मतलब -19 से -20 अगर होता है तो वो चार्ज वैसे ही पॉसिबल नहीं है, वो चार्ज वैसे ही पॉसिबल नहीं है। और वो भी मैं ढंग से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 4.8 0.64 ऐसे करके देख रहा हूँ। कभी किसी ने अगर चिपका दिया कि भैया 6432 इंटू 10 टू द पावर -20, तो आपको वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर से इधर पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आप ये वाला भी निकाल के दिखाइए, सी वाला चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? तो भैया पहला वाला तो पॉसिबल था, दूसरा वाला नॉट पॉसिबल। तो चार्जेस के बारे में अपने आप पता भी लगाना है कि भैया कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट, सी भी नॉट पॉसिबल आएगा क्या? वैसे देख के बताओ। सपोज करो सर 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है, ये तो सब वैसे ही 31 है, तो यहीं से दिख रहा है कि पॉसिबल नहीं है। अब डिवाइड करके देखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से कितनी बार गया? 3 बार चला जाएगा। ठीक है, गया तो वो 3 बार, लेकिन 3 में 31 इंटू 10 टू द पावर 19, ये तो कहीं से भी नहीं बैठ रहा कि ये पॉसिबल होगा कि सर 3 पूरा नंबर आ तो रहा है, लेकिन बेटा 9 माइनस का 31 भी तो दिख रहा है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, पावर ही नेगेटिव में आएगी इसकी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? इसमें कोई दिक्कत? बस खतरनाक काम होनी चाहिए इसमें। अब सपोज करो एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन अ 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल फॉल पर सेकंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर, 10 की पावर 12 जो अल्फा पार्टिकल हैं एक सेकंड में किसी न्यूट्रल स्फीयर पे गिर रहे हैं, एक सेकंड में इतने पार्टिकल गिर रहे हैं। ठीक है, तो इतना मतलब कितने टाइम में वो पूरा का पूरा जो स्फीयर है, कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम, कि वो 2 माइक्रोकूलम तक जो स्फीयर है चार्ज हो जाएगा। चलो निकालते हैं भैया, क्वेश्चन तो कमाल का है। ठीक है, अब देखो भैया इसका आंसर क्या है, बड़े प्यार से क्या बोल रहा है ये कि एक सेकंड में इतने जा रहे हैं। लिख लेता हूं ना सर, एक सेकंड में कितने जा रहे हैं सर? 10 टू दी पावर 12 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बच्चे। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियस लिया करते थे हम अल्फा पार्टिकल को, उसको हम 2 इंटू ई लिखा करते थे, 2 ई लिखा करते थे। एक ई पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है, तो मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। सही है क्या? अरे सही है क्या? अब ये तो सर एक सेकंड में, इसने पूछा टाइम कैलकुलेट करो, तो भैया सपोज करो टी सेकंड में कितना हो जाएगा? टी सेकंड में तो मैं कर दूंगा टी इंटू 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल। सर ऐसे कैसे? अगर एक सेकंड में 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल, 2 सेकंड में 2 इंटू 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल, सर 3 सेकंड में 3 इंटू 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल, तो टी सेकंड में टी इंटू 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल। सही है क्या मामला? ये है मेरे पास चार्ज। अरे सही है। और ये कहां तक करवाने की कह रहा है जरा बताओ। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या इजीली? सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब ये देखो,
फटाफट कि सर मैंने चार्ज पार्टिकल की सारी वैल्यूज में रख दूंगा, इसमें टीवी सब रख दूंगा, और कहाँ तक करवाना है अब देखो कि सर आपने जो करवाया ये अल्फा पार्टिकल की वैल्यू मैं इसमें रख दूं कि हाँ रखो यार, कि टी सेकंड में अगर 10⁻12 अल्फा पार्टिकल जब फॉल हो जाएंगे तब वो चार्ज हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम के बराबर। यही कह रहा है क्वेश्चन। तो बस तो वही मैंने निकालने की सोची, t इंटू 10⁻12 अल्फा, अल्फा कितना दे रखा था निकाल लिया मैंने ऑलरेडी, 3.2 इंटू 10⁻19। सही है क्या? यहां तक चलो ठीक है। इंटू 2 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम कितना होता है? 1 माइक्रोकुलम होता है 10⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻6। अरे करेक्ट है क्या? अब देखो बच्चा कुछ ना कुछ कैलकुलेट करो, कुछ ना कुछ तो जाएगा। देखो 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 यहाँ से 1.6 टाइम जा रहा है क्या? अरे सही है क्या? ठीक है, ये 12 ये 19 माइनस करो, ये कितना बचेगा? 12 ये बचा 7, तो ये हो गया बच्चा 1.6 इंटू 10⁻7। एम आई करेक्ट? ठीक है, इंटू टी एंड विच इज इक्वल टू 10⁻6। अच्छा 10⁻6 अब ये जाएगा तो भैया 10⁻6 से इसका 7 तो जाएगा, सिर्फ 10⁻1 बचेगा माइनस का। 10⁻1 नीचे, 10⁻1 नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा तो 10 बन जाएगा कि वहां जाके। तो फाइनल आंसर कितना आया सर? t इंटू 1.6 और ये क्या बन गया? 10 बन गया, मतलब ये वहां जाके 10⁻1 नीचे फिर ऊपर, और इसको भी आप नीचे भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1.6 और पॉइंट हटाओगे 0, ले लो भैया कितना आ गया? वही टेबल जो भी पीछे पड़ी थी 6.25 आ रहा है क्या? तो पर सेकंड के हिसाब से 6.25 सेकंड्स, t इज इक्वल टू कितना आ गया? 6.25 सेकंड्स में ये आपका 2 माइक्रो कूलम चार्ज कर देगा उस बॉडी को। सही है क्या? 2 माइक्रो कूलम चार्ज तक तो वो बॉडी पे मतलब पूरी बॉडी पे एक चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.25 सेकंड में? 2 माइक्रो कूलम चार्ज। ये बात करते ही समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अरे इसको एक एक करके जो जो जहां से समझ में ना आए वापस बैक करके देखते रहना, लेकिन कॉन्सेप्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट इज हम थोड़ा बात करेंगे अब चार्जिंग मेथड्स के बारे में। चीज़ों को हम कितने तरीकों से चार्ज कर सकते हैं, या मतलब चार्जिंग मेथड हमारे पास कितनी चीज़ों से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन हम जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन में स्केल ऐसे घिस के पेज को अटैक किया करते थे, ऐसे लोगों को दिखाया करते थे जादू जादू हो गया। ठीक है, वो सर्दियों के मौसम में नहीं करते थे, टोपा उतारा एकदम पेपर पीसेस के ऊपर रखा, सारे पेपर पीसेस उस टोपे में अट्रैक्ट हो जाते थे, मतलब सारे के सारे चले जाते, और दिखाया वो भैया कुछ भी नहीं है, जादू एकदम। सही है क्या? ठीक है, तो ऐसे वाली चीजें हुआ करती थी। तो कुछ चार्जिंग मेथड हम वहीं से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला चार्जिंग मेथड क्या आता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन से चार्ज तो ट्रांसफर होता ही है, आपने देखा होगा। हम फ्रिक्शन से वैसे हीट भी प्रोड्यूस होती है क्या? हीट प्रोड्यूस नहीं होती? होती है। कैसे होती है? बचपन में हमारी जो मैम हमें करवाया करती थी, क्या ऐसे करो ऐसे करो क्लास में जोर से, वो फिर ऐसे करके गालों पे लगवा दिया करती थी। होता था कि नहीं होता था? तो वो होता था भैया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो भैया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम देखते हैं। सपोज करो इसमें बोलते क्या है कि when we rub two bodies together then electrons are one body transfer from one body to another body। ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास ग्लास की रॉड है, ये मेरे पास सिल्क का क्लॉथ, वही पुराना फॉर्मूला। ठीक है, हम इसमें पुरानी बात करके आ चुके हैं कि इसको इससे रब कर देंगे तो जो ग्लास रॉड में से सारे के सारे ये पहुंच जाएंगे इस पे इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सही बात है क्या? क्योंकि इस पे सारा नेगेटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया। तो इसको ये घिसने की वजह से हुआ, इस पे हमने क्या करा? इस पे इसे घिसा जिसकी वजह से ऐसा हो गया, तो इसको हमने बोला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अरे सही है क्या? इसके अलावा कौन सा मेथड होता है? अब देखो सर, इसके अलावा भी कोई ना कोई मेथड होता है क्या? कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। सर इस प्रोसेस में क्या होता है कि भैया ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें चार्ज ट्रांसफर होता है? जब हम बॉडी को कांटेक्ट में लेके आते हैं। बॉडी को किस में लेके आते हैं? कांटेक्ट में लेके आते हैं। जब आप बॉडी को कांटेक्ट में लेके आओगे तो उसका अपना चार्ज ट्रांसफर कर देगी दूसरे पर। जैसे कि ये मेरे पास चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास प्लस का 4 चार्ज है। सपोज करो प्लस 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 चार्ज, प्लस के चार्ज है, और ये दोनों मैंने जो बॉडी ली है आइडेंटिकल ली है, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी के केस में मैं इक्वल चार्ज शेयर करते हैं ये लोग। ठीक है, अब जैसे ही मैंने करा भैया यहाँ पे टच करा, इसने बराबर का चार्ज शेयर करा और इसको फिर रिपेल करने लग गई, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब इस पे देखो मैं अभी आगे जाकर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अच्छा सा तब तक के लिए, लेकिन अभी आप ये समझ चुके हैं कि नहीं कि बराबर का चार्ज शेयर करेगी आइडेंटिकल बॉडीज हैं। तो बिना आइडेंटिकल के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे एक और फिर हमारे पास एक और तरीका होता है चार्ज करने का। अब वो क्या, कौन सा तरीका हुआ?
चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। भैया चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है कि ना तो आप रब कर सकते हो ना टच कर सकते हो, तो क्या करेंगे भैया, हम एक यहाँ पे चार्ज बॉडी को यूज करेंगे ताकि किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकें बिना टचिंग के। सपोज करो यार ये मेरे पास चार्ज बॉडी, इसको मैं किसके पास लेके गया, न्यूट्रल बॉडी के पास। सर न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज होता है जीरो, कल ही समझाया था। नेट चार्ज जीरो में होने में और बॉडी पे चार्ज होने में फर्क होता है। नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है इस पे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसकी वजह से सारा नेगेटिव 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 इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव को तो ये रिपेल करेगा तो सारा पॉजिटिव 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 इधर आ जाएगा। अरे सही है क्या? मैंने क्या करा, इसे अर्थिंग दे दी। अर्थिंग दे दूंगा, सारा नेगेटिव नीचे जमीन में आ जाएगा क्या? जैसे ही नेगेटिव नीचे में आया, अब ये क्या बनने वाली है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस पे भी प्लस 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 चार्ज बन जाएगा क्या? तो हमने यहाँ पे कोई टचिंग करी क्या? ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा करा क्या? नहीं। ठीक है, तो जैसी संगत है वैसा वो चार्ज बन गया क्या? कुछ ऐसा हो गया क्या मेरे साथ? कहने को तो फिलहाल यही हो रहा है, हालांकि पॉसिबल तो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों तीनों चारों मेथड समझ में आ गए, दोनों तीनों मेथड? ठीक है, एक बार इस पर क्वेश्चन करें क्या कि सर इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? इसका नहीं, मैंने आपको बोला था कंडक्शन के लिए कराएंगे। देखो क्वेश्चन है जबरदस्त। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएसई के हिसाब से ले लो, नीट के हिसाब से ले लो। ठीक है, ये आपका वैसे जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है मतलब एक टाइप का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको डिस्कस करना चाहिए, एनसीईआरटी लेवल पे है। इसने बोला कि अगर मैं ए और सी को टच करूं और बाद में उनको हटा दूं एंड मूव अपार्ट, देन बी एंड सी आर टच एंड मूव अपार्ट, व्हाट विल हैपन टू ए बी सी? ठीक है भैया, कि अगर मैं ए को सी से टच करूं, पहले आप देख लो तीनों आइडेंटिकल है, तीनों क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब चार्ज शेयरिंग इक्वल होगी, चार्ज शेयरिंग इक्वल होगी। तो भैया पहले मैंने ए और सी को टच करा, हटा दिया, अब कुछ ना कुछ हुआ होगा। उसी कंडीशन में मैंने बी और सी को भी टच करा, अब बताओ ए और बी और सी पे भैया चार्ज कितना होगा? ए बी और सी पे चार्ज कितना होगा? करें? ठीक है, देखो भैया, देखते चलो बस मेरे साथ। ए पे कितना चार्ज है? प्लस का 3 और सी पे कितना चार्ज है? माइनस का 6। पहले इसने किसको टच करने के लिए बोला है? ए एंड सी को, सही है क्या? आराम से। तो मैंने ए और सी को करा टच। अच्छा, दोनों पे चार्ज कितने थे? प्लस का 3, ये कितना था? माइनस का 6, मिला के कितना हो गया? माइनस का 3। टोटल चार्ज कितना? माइनस का 3। अब इस चार्ज को ये दोनों आपस में इक्वल बांटने वाले हैं। तो भैया अब जैसे तुम इन्हें अलग अलग हटाओगे तो ए पे हो जाएगा इसका आधा, यानी माइनस का 3/2। ठीक है, और बी पे भी और सी पे भी कितना हो जाएगा? माइनस का 3/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये तो भैया मेरा ए का चार्ज हो गया। अब ए का किस्सा खत्म, क्योंकि अब मैं बी को लेके आ रहा हूं उसी के साथ टच करने में। बी के पास चार्ज कितना है? ठीक है, चलो बात करते हैं इजीली इजी, टेक इट इजी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सर मैं बी को लेके आ गया, बी मेरा ये है, ठीक है, सी मेरा ये है, ये मेरे पास। अब ये कितना हो जाएगा सर? प्लस का 3 माइनस का 3/2। अरे सही है क्या? प्लस का 3 माइनस का 3/2 कितना हो जाएगा? जरा एक बार देखो। ये हो गया 3 to 6, 6 माइनस 3 प्लस का 3/2, मतलब अब आया 3/2। ठीक है, अब ये इन दोनों का मिला के चार्ज है। अब इन दोनों को मैं अलग अलग करूंगा, मतलब दोनों पे अलग अलग चार्ज बांटना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। जैसे हम इसका आधा कर रहे थे कि टोटल चार्ज मिला के माइनस का 3 था, फिर आधा आधा देना पड़ा हमें। अब ये पूरा का टोटल चार्ज माइनस का प्लस का 3/2 है, दोनों को आधा आधा देना पड़ेगा, यानी कि 3/2 का एक और बार मल्टीप्लाई 1/2, इसका भी मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 MC, और इस पे भी कितना हो जाएगा? 3/4 MC। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो भैया यहां से मेरे पास तीनों के अलग अलग चार्जेस आ गए। ए का आया, कितना आया था? माइनस का 3/2 MC। बी का कितना आया? 3/4 MC। और सी का कितना आया?
3/4 mc। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट है, इतना कर सकते हैं। हालांकि जब हमारे पास ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी है कि मैं बॉडीज़ को आइडेंटिकल ले रहा हूँ। अगर आइडेंटिकल बॉडीज़ नहीं होंगी तो ये इन तरीक़ों से नहीं होंगे। वहाँ पे बॉडी जैसे सपोज करो मैंने कोई दो अलग अलग स्फीयर ले लिए, अलग अलग रेडियस का फ़र्क पड़ जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से चार्ज शेयरिंग होगी। साइज़ का फ़र्क इन चीज़ों पे तो पड़ता ही है, ठीक है। सो हम जब ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो हम आगे इनको और भी ज़्यादा चर्चित करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। हमने चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली है, लेकिन चार्ज के जो बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, हम इसे पढ़ते तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, सबको अब तो याद भी हो गया वो स्टेटमेंट। इसके बारे में बात करते हैं, क्या है ये कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है भैया? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये हमने बचपन से पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेशन वेव वाला भी है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशन में और ग्रेविटेशन लॉ में और ग्रेविटेशन उसमें इसमें फर्क है। क्या है यहाँ पे बोला द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ग्रेविटेशन वाले में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है आपका फोर्स। तो ऐसे ऐसे करके हम और भी इसमें बातें हैं स्टडी करेंगे भैया। तो यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, वही जो बचपन में मैडम लिखाया करती थी, ठीक है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब हम जब दोनों को मिला के लिखते हैं भैया कि क्या हो जाएगा, क्या एफ इज प्रोपोर्शनल टू दोनों के प्रोडक्ट के चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर है भैया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अरे सही है क्या? ठीक है, इसका भी रीजन वैसे मैं आपको समझाऊंगा अपने वीडियो में, कि इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आर स्क्वायर ही क्यों चूज करा इसने, ठीक है। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या, ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ सिर्फ यही फॉलो नहीं करता, ग्रेविटेशन लॉ फॉलो करता है, ये कूलम्स लॉ तो फॉलो कर ही रहा है। आगे जाके आप बायोट सावर्ट लॉ जो मैग्नेटिज्म में हमारे लेक्चर आप उसमें जाके देखिए तो उसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ उसने फॉलो किया है, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो क्यों करते हैं इसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अरे सही है क्या? ठीक है। यहां पे बच्चा अब कमाल की चीज, ये तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होगी कि भैया यहाँ पे मेरे पास न्यूटन ही इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब हालांकि क्योंकि फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन ही तो होती है, ठीक है। हालांकि तुम इसमें और भी निकाल सकते हो, कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे करके कुछ भी आप निकालो आप तो, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास ये दे रखा है के, ये के क्या है सर, 9 × 10⁻⁹, ये के कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। इसका फॉर्म इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पे इसे फोर्स में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके नीचे इसको कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अरे सही है क्या? के की एक और वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0। अरे सही है क्या? 1/4πε0। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अभी तो, और इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। आप देखो यहां से मेरे पास ε0 की भी क्या वैल्यू होती है, कोई बताएगा क्या? 8.85 × 10⁻⁻12। अरे 8.85 × 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा इसका यूनिट? इसी से बनाओ, इसी का उल्टा करो, इसी का उल्टा कर दो, क्योंकि आपने के इक्वल टू क्या लिखा, एन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक ऐसा इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये हमारा जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है भैया फोर्स का, ये कौन सा फॉर्म है? ये एक तरीके का, मतलब एक तरीके का स्केलर फॉर्म ही है वो, इसको कहते हैं बच्चा स्केलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? स्केलर फॉर्म। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म। कि भैया वेक्टर फॉर्म क्या होता है, देखें तो सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म के बारे में बता रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि सबसे पहले अगर बात करी जाए कि हम वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं कूलम्स लॉ के लिए, तो जब आपके जो चार्जेस हैं उनमें से कोई एक चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है, मैं तब की बात कर रहा हूं। जब एक चार्ज किस पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। जब एक चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है तब मैंने क्या देखा कि भैया एक चार्ज को मैंने Q1 को ओरिजिन पर रखा, Q2 को आर वेक्टर दूर रखा, Q2 को आर वेक्टर दूर रखा, आर वेक्टर दूर रखा, दोनों के बीच में आर वेक्टर, फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, तो एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, इक्वल टू एफ
आर कैप, मैंने वो आर कैप ले लिया, इसका वेक्टर लिया है मैंने, यूनिट वेक्टर लेते हैं ना आर कैप, इससे भूल मत जाना, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर मैग्नीट्यूड लिया करते थे, यूनिट वेक्टर हुआ करता था के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास आर कैप, के क्यू वन क्यू टू बाई आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब भी लिख सकते हैं क्या। तो ये है भैया इसका कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इसमें अब सपोज करो दूसरी भी कोई कंडीशन ले ली जाए, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है भैया, ठीक है, अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, ओरिजिन वाले के लिए, क्योंकि तुम्हारा कोई एक चार्ज है ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है, देखो अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, इसको तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा मैंने साइड में करा। अब देखो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करी है कि अब अगर ओरिजिन पे नहीं रखा, दो अलग अलग पॉइंट्स पे रखा हुआ है, ओरिजिन मैंने तो यहां मान लिया, अब पहला वाला चार्ज कहां रखा हुआ है, Q1 यहाँ A पे रखा हुआ है, Q2 यहाँ B पे रखा हुआ है, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, ओरिजिन से R1 ओरिजिन से R2, दोनों के बीच में फोर्स होगा। सर हमने क्या लिखा, इस पे फोर्स होगा F21, इस पे फोर्स होगा F12, मतलब सर ये Q1 है ना, तो आओ इसके बारे में बात करें कि यहाँ पे होगा मेरे पास F12, मतलब फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन, ये 1-2 का है, मतलब इस वाले का फोर्स ऑन Q1, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, अरे किसकी वजह से, Q2 की वजह से, ठीक है, थोड़ा ऊपर लेने दो, Q2 की वजह से। तो हमने इसके बारे में क्या लिखा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 पे फोर्स Q2 की वजह से, तो R वेक्टर वहां से लग रहा है ना यार, तो R21 का वेक्टर लगाएंगे, R21 का लगाएंगे, किसका लगाएंगे, R21 कैप, R21 का कैप लगाएंगे तो के Q1 Q2 बाय R21 का वेक्टर डिवाइड बाय R क्यूब, ठीक है। ऐसे ही हम यहां पर भी कर देंगे कि यहां पे मेरे पास F21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर्स Q2 पे है, Q1 की वजह से है, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर लिखूंगा, और ये कितना हो जाएगा R, अब 2 पे है तो 1-2 का वेक्टर लगेगा यार, अरे सही है क्या। अब यही चीज बच्चा मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ कि भैया 2-1 है, F इजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा R12 का वेक्टर और R क्यूब। अरे सही है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है क्या। तो ये है बच्चा इसका वेक्टर फॉर्म। हालांकि जब तुम ए बी वेक्टर आर वेक्टर ये सारी चीजें देखते हो, हालांकि एक चीज फाइनल निकल के आती है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसके चक्कर में माइनस, इसके चक्कर में माइनस। यहां तक समझ में आ रहा है क्या। तो ये आ गया बच्चा मेरे पास पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म। इसके लिए हम जब भी बात करेंगे इसी तरीके से बात करेंगे। तो इसको अभी हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हमें और जुड़े रहिए। आपके सारे डाउट के लिए हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोस देखिए और उन वीडियोस का आनंद लीजिए। थैंक यू।